अब एक हॉस्पिटल में बाकी अपना MRI स्कैन करवा रहा है, जहां डॉक्टर कुरेहा उसे बताता है कि धरती के इतिहास के सबसे ताकतवर फाइटर से लड़ने के बाद कुछ रूटीन टेस्ट जरूरी हैं और इतना नुकसान आज तक किसी प्रो फाइटर को नहीं हुआ है जितना नुकसान बाकी की बॉडी को हुआ है। बाकी बताता है कि चाहे उसकी रिपोर्ट टेस्ट में कुछ भी आए, वो अपनी जिंदगी जीने का तरीका नहीं बदल सकता। अब कुरेहा ब्रेन की रिपोर्ट देखकर चौंक जाता है और तुरंत न्यूरो साइंटिस्ट मोगी को कॉल करके बुलाता है। मोगी रिपोर्ट देख के चौंक जाता है और कुरेहा से पूछता है आखिर ये ब्रेन किसका है। कुरेहा बताता है ये दिमाग उसका 18 साल के जापानीज पेशेंट का है। इस दिमाग में इतनी सारी क्रीजेस और फोल्ड देखे मोगी हैरान हो जाता है। कुरेहा इतना जानता है कि दिमाग के फोल्ड्स का इंसान के कैरेक्टर से कोई रिलेशन नहीं होता, पर अगर वो इस ब्रेन को आम इंसान के ब्रेन से कंपेयर करे तो ये एक डीमन जैसा दिखाई देता है। मोगी इस नतीजे में पहुंचता है ये ब्रेन जिस किसी का भी है वो एक असली डीमन ही होगा। दूसरी तरफ टोक्यो के एक पार्क में अचानक हजारों की तादाद में कई चूहे डर के मारे भागने लगते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले वहाँ से बाकी गुजरा था। अब काजुई जूनियर अली के रोते हुए चेहरे को याद करती है, जिसमें कुछ तो बात थी। उसका सुंदर चेहरा जिसमें एक खुशी और जोश था, अचानक सब कुछ खो बैठा। उसका अभिमान, गौरव, अहंकार, गुरूर, सब कुछ। उसके बहते आंसू, टपकती नाक, लार अब एक जगह जमा हो गए, जिसे देख के काजुई को अच्छा महसूस हो रहा था। काजुई खुद से सवाल करती है क्या उससे गलती हुई थी? शायद नहीं। न जाने वो कितनी देर ऐसे ही रहे और कुछ देर बाद उसके सारे कपड़े उसके आंसू से गीले हो गए। जूनियर अली उसका शुक्रिया करता है कि उसने बुरे वक्त में उसका साथ दिया। वो काजुई से सवाल करता है कि उसने उसे गले क्यों लगाया, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूरे दिल से उसे गले लगाया है। काजुई बताती है उसे खुद समझ नहीं आया उसने ऐसा क्यों किया, पर अगर वो उसकी माँ होती तो उसे ऐसे ही गले लगाती। जूनियर अली कहता है वो उसका बॉयफ्रेंड तक नहीं है, जिसके जवाब में काजुई कहती है वो इसे उसका प्यार समझ सकता है। जूनियर अली समझ नहीं पाता जब वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है तो ये उसका प्यार कैसे हो सकता है। काजुई बताती है प्यार के लिए किसी रोमांटिक लव का होना जरूरी नहीं, यही होती है माँ की ममता, जिसमें माँ आपसे बदले में कुछ नहीं चाहती। जूनियर अली समझ जाता है काजुई क्या कहना चाहती है। बाकी के लिए जो वो महसूस करती है वो माँ का प्यार नहीं है और वो उससे सच्चा प्यार करती है। मैच और लड़की दोनों हारने के बाद जूनियर अली वहाँ से उदास होकर चले जाता है। अब प्रेजेंट सीन में बाकी काजुई के घर के बाहर टकराता है। बाकी कहता है उन दोनों को एक दूसरे से मिले काफी लंबा समय हो गया है, जिस पर काजुई कहती है वो काफी बिजी थी। इस पर बाकी ताना मारते हुए सवाल करता है जूनियर अली के साथ, जिसके जवाब में काजुई भी कुलसाने के लिए कहती है कि वो उसके बिना बहुत खुश थी। बाकी भी ताना मारते हुए जवाब देता है उसे भी ऐसा ही लग रहा था। ये सुनकर काजुई जोर से बाकी को किक मारते हुए कहती है वो बस मजाक कर रही थी। बाकी जोर जोर से हंसने लगता है। उसके लिए काजुई का खुश रहना ही जरूरी है, चाहे वो उसके साथ रहे या उसके बिना। इसका ये मतलब नहीं बाकी उसके साथ रहना नहीं चाहता, वो आज भी चाहता है दोनों हमेशा एक साथ खुश रहें। अब एक गली में कुछ गुंडे बाकी का वॉलेट छीनने की कोशिश कर रहे थे। वो अब चाकू निकाल कर उसे मारने ही वाले होते हैं। बाकी की बॉडी से निकल रही एनर्जी को देख उस गुंडे को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके हाथ का चाकू एक चाबी के छल्ले जितना छोटा हो गया है। तभी अचानक वहाँ कुरियागावा आ जाता है और उन गुंडों को कहता है अगर वो यहाँ टाइम पे नहीं आता तो आज वो टूटी हड्डियां और फूटे मुंह के साथ यहाँ से निकलते। और ये सुन वो गुंडे वहाँ से भाग निकलते हैं। अब एक रेस्टोरेंट में कुरियागावा बाकी को कहता है उसकी माँ का बदला लेने का वक्त आ गया है। बाकी बताता है इस बात को 5 साल हो गए हैं और वो एक ही सवाल बार बार खुद से पूछता है क्या वो उनसे सच में नफरत करता है, क्या उसे सच में अपनी माँ का बदला उनसे लेना चाहिए। कुरियागावा कंफ्यूज हो जाता है आखिर बाकी ये सवाल क्यों पूछ रहा है। बाकी बताता है उसकी माँ और माँ उसे बिल्कुल अलग थी। एमी आकेजावा की शादी एक बड़े अमीर परिवार में हुई और वो अपना जीवन बड़ी खुशी से बिता रही थी, पर एक दिन उसकी मुलाकात दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान से हुई और उस दिन से सब कुछ बदल गया। उसने लोगों को मरता पीटता देख ये महसूस किया कि वो इसे देख के एंजॉय कर रही है और उसके अंदर की छुपी क्रूरता को यूजिरो हानमा ने पहली नजर में पहचान लिया। यूजिरो एमी को गले लगाता है और उससे एक बच्चे की मांग करता है। बाकी के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसकी माँ की थी। उसने बाकी को टॉप लेवल के कोच, टॉप लेवल की ट्रेनिंग दी ताकि वो एक बेस्ट फाइटर बन पाए। लेकिन ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि उसे इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान यूजिरो हानमा का प्यार जीतना था। उसे बाकी की परवाह नहीं थी। उसके लिए यूजिरो का प्यार माँ बेटे के प्यार से कई बढ़कर था और बाकी बस एक जरिया था जिससे वो अपने प्यार तक पहुंच सकती थी। दूसरी तरफ यूजिरो ये चाहता था बाकी इतना ताकतवर बन जाए कि वो उसका मुकाबला कर पाए। यूजिरो एमी को चेतावनी देता है अगर बाकी उसका मुकाबला नहीं कर पाया तो वो उसे भूल जाएगा और हमेशा के लिए अपने सारे रिश्ते उससे तोड़ लेगा। एमी को भी प्यार की जरूरत थी और वो अपने बेटे पे उसके कमजोर होने पर अपना सारा गुस्सा उतारती है। बाकी अपनी माँ से सवाल करता है अगर वो उसके पति को हरा दे तो क्या वो उसे प्यार करने लगेगी, क्योंकि बाकी भी अपनी माँ का प्यार चाहता था। बाकी कुरियागावा को बताता है वो मुश्किल से ही होश में था पर उसने सब देखा कैसे यूजिरो ने उसकी माँ को कस के ताकत से गले लगाया, जिससे वो दर्द के मारे रोने लगी और ये आंसू खुशी के थे क्योंकि उसकी ख्वाहिश आखिर में पूरी हो गई। कुरियागावा दुखी होते हुए कहता है उसकी ख्वाहिश उसकी जिंदगी के साथ पूरी हो गई, लेकिन उसे अपनी माँ को खुश करने या अपने फादर की रिस्पेक्ट कमाने के लिए नहीं बल्कि अपने लिए जीना होगा। उसे ये फैसला करना होगा उसे असल में अपनी लाइफ में क्या चाहिए। बाकी बताता है उसे अपनी माँ के आखिरी शब्द अच्छे से याद है। उसके
फादर ने उसे इतनी जोर से पंच मारा था कि उसका सर जमीन में धंस गया। तब उसने देखा उसकी माँ दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी के सामने खड़ी हो गई और उसे कस के पंच मारा और उसे फाइट की चुनौती दी। और सब जानते हैं युजिरो पे हाथ उठाना और उसे चुनौती देने का क्या नतीजा होगा। बाकी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं क्योंकि उसकी माँ ने उसके लिए अपनी जान दांव पे लगाई। वो सिर्फ बाकी के लिए लड़ी और उनके आखिरी शब्द उसे अच्छे से याद हैं और अब वो खुशी खुशी मर सकता है जो उन्होंने उसके लिए उस दिन करा। और इसी वजह से बाकी आज तक जिंदा है और उनके कहे शब्द उसे लड़ने की ताकत देते हैं। अब तक ये सारी बातें बाकी ने अपने मन के अंदर दबा के रखी थी, पर आज इन्हें कहकर उसका मन हल्का हो गया। बाकी को अब यह एहसास हो गया अपने फादर से आगे निकलना और उन्हें हराने का जज्बा उसे अपनी माँ की कुर्बानी की वजह से पैदा हुआ है। अब बिस्किट ओलिवा अपनी ताकत आजमाने के लिए युजिरो को बुलाता है। ओलिवा उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है लेकिन युजिरो एक पंच में उसे सीधा दीवार में फेंक डालता है। ओलिवा अपने मसल की ताकत का यूज करता है लेकिन युजिरो की ताकत के आगे वो सीधा भी खड़ा नहीं हो पाता और हार जाता है। दूसरी तरफ जापान के प्राइम मिनिस्टर को ये समझ नहीं आ पाता बाप बेटे की सिंपल लड़ाई में देश के अप्रूवल की क्या जरूरत है। डिफेंस मिनिस्टर उसे समझाता है युजिरो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है जिसे कोई नहीं रोक सकता। प्राइम मिनिस्टर समझ नहीं पाता आखिर एक आदमी से सब डर क्यों रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर बताता है युजिरो पिछले प्राइम मिनिस्टर को मारने पहुंच गया था क्योंकि वो उसके खिलाफ खड़े हुए थे। 100 से भी ज्यादा हथियारों से लैस पुलिस वाले भी उसे रोक नहीं पाए और उस दिन उसने अकेले पूरे देश के सिस्टम को हिला डाला। प्राइम मिनिस्टर के सुनकर होश उड़ जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट ने भी युजिरो के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की है। दूसरी तरफ कैप्टन स्टेरिडम अपने साथियों को लड़ने की ट्रेनिंग दे रहा है। वो मुए थाई फाइटर मार्क को लड़ने के लिए बुलाता है और उसको जान से मारने के लिए कहता है। मार्क जैसे ही उसको मारने के लिए बढ़ता है कैप्टन उसके नाजुक हिस्से में किक मार उसे ढेर कर डालता है। कैप्टन अब एक एक कर हर फाइटर को धूल चटाता है। वो उन्हें रियल फाइट और रिंग फाइट का अंतर समझाता है और बताता है उन्हें जंग में हर पैतरों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैप्टन अब लड़ाई से पहले की तैयारी कर रहा है और आज रात वो युजिरो को चुनौती देने वाला है। अब पता चलता है असल में युजिरो ने ही कैप्टन को ये कहा था अगर वो उसके साथ दोस्ती और रिश्ता कायम रखना चाहता है तो उसे हर साल उसे मारने की कोशिश करनी होगी। कैप्टन अब ओगर से लड़ने के लिए पहुंच जाता है और कहता है वो उसे इस बार जान से मार देगा। ये सुनकर युजिरो जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि हर साल कैप्टन बस ऐसे ही डायलॉग मारता है पर कुछ कर नहीं पाता। युजिरो एक पंच मार के उसका हेड गार्ड हवा में उड़ा देता है और उसकी पूरी बॉडी का आर्मर टूटने लगता है। कैप्टन की तैयारी में पानी फट जाता है और वो हार मान लेता है। दूसरी तरफ बाकी ट्रेनिंग कर रहा है और शैडो बॉक्सिंग की मदद से वो अपने फादर को इमेजिन करता है। जैसे ही दोनों आपस में टकराते हैं तो पूरा शहर हिलने लगता है और पता चलता है बाकी बुरी तरह मार खाकर हार चुका है। अब तोकीगावा ये देख के चौंक जाता है। युजिरो उसका हालचाल पूछने आया है। वो समझ नहीं पाता अचानक युजिरो उसकी हेल्थ की फिक्र क्यों कर रहा है। तोकीगावा कहता है वो एक आदमखोर है। वो ना ही बाकी और ना ही देश में किसी की इज्जत करता है तो अचानक कैसे वो एक बूढ़े आदमी की तबीयत का हालचाल पूछने आ गया। वो बार बार युजिरो को अपमानित करता है और यहाँ से दफा होने के लिए कहता है। युजिरो उसे शांत होने के लिए कहता है लेकिन तोकीगावा फिर भी उसकी बेइज्जती करता है। तभी अचानक तोकीगावा के मुंह से खून बहने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। युजिरो के पास एक खास ताकत है और वो किसी भी इंसान का कमजोर स्पॉट देख सकता है, चाहे वो एक कैंसर का सेल हो या दांतों की कैविटीज, और ये उन्हीं कमजोर स्पॉट्स पे वार करता है। युजिरो पे कई शक्तिशाली हथियारों से हमला किया गया पर इसने हर हमले का डटकर सामना किया। चाहे कोई डॉक्टर स्पेशलिस्ट या कोई मशीन, ये उन सबसे पहले किसी भी कमजोरी को ढूंढ लेता है। दूसरी तरफ रेत्सु बॉक्सिंग सीखने के लिए कोच से विनती करता है। वो अपनी ताकत का शो ऑफ कर वहाँ सभी के होश उड़ा देता है। आकियो मानियो नाम का बॉक्सर जो अब तक एक भी मैच नहीं हारा, ये जानकर यकीन नहीं करता कि रेत्सु ने एक पंच में पंचिंग बैग को फाड़ दिया है। अब अपनी ताकत आजमाने के लिए वो रेत्सु को लड़ने के लिए चुनौती देता है। दोनों के बीच फाइट शुरू होती है और रेत्सु एक ही पंच में आकियो को नॉकआउट कर डालता है। वहीं तोकीगावा को होश आ चुका है और उसे पता चलता है उसकी बीमारी काफी फैल चुकी है। दूसरी तरफ कोच रेत्सु को बॉक्सिंग ग्लव पहनने के लिए कहता है क्योंकि उसका अगला प्रैक्टिस मैच एक बहुत लंबे एक्स मिलिट्री बॉक्सर के साथ है जो अब तक 9 मैचेस में से 8 मैचेस में अपने अपोनेंट को नॉकआउट कर चुका है। अब मैच शुरू होता है और उस बॉक्सर का एक पंच खाकर रेत्सु सीधा रिंग के कोने में जा गिरता है। रेत्सु भाप लेता है कि उसके अपोनेंट की स्पीड और ताकत लाजवाब है लेकिन उसकी ग्रिप काफी कमजोर है। रेत्सु अपना सर उसके पंच में दे मारता है जिससे उसके अपोनेंट की हाथ की हड्डियां टूट जाती हैं। रेत्सु यहाँ नहीं रुकता और अपना पोज बदल के एक पंच मार के उसके ह्यूमरस को तोड़ डालता है। अब एक रेस्टोरेंट में कैप्टन युजिरो को बताता है बाकी उससे मिलना चाहता है और उसकी एक अजीब सी ख्वाहिश है। बाकी की ख्वाहिश सुन युजिरो पूरी तरह दिल मिला जाता है। बाकी कैप्टन से इतनी मांग करता है कि वो अपने फादर के साथ खाना खाना चाहता है। कैप्टन उसे समझाता है युजिरो कभी भी उसके साथ बैठकर एक ही टेबल में खाना नहीं खाएगा और ऐसा मुमकिन नहीं है। बाकी चाहता है उसके फादर उसके लिए राइस कुक करें, मिशो सूप बनाएं और वो एक साथ टेबल में बैठ खाना खाएं और खूब सारी बातें करें और खाने की कमियां निकालें। लेकिन बाकी को पता है ये सुन के उसके फादर ये कहेंगे उसकी सोच से उन्हें नफरत है और वो उसे इतना मारेंगे कि उसकी अकल एक दिन में ठिकाने आ जाएगी। और इसी तरह उनकी
बहस और बढ़ जाएगी। कैप्टन बाकी को समझाता है ऐसी बहस हर घर में होती है, पर उसका फादर औरों जैसा नहीं है और वैसे भी उन दोनों में दूरी काफी बढ़ चुकी है। बाकी कहता है हर बार वो ही अपने लिए राइस कुक करता है, कभी ना कभी उसके फादर को पहले पहल करनी होगी और उसके लिए एक बार राइस कुक करना होगा। ये सारी बात सुनने के बाद यूजिरो वहाँ से भटकते हुए चला जाता है। दूसरी तरफ जापानीज प्राइम मिनिस्टर यूएसए के मिनिस्टर को इस बात पे जोर देते हैं कि वो यूजिरो के खिलाफ बगावत करें और वो बाप बेटे के बीच होने वाली लड़ाई का फायदा उठाना चाहते हैं। ओबामा अब सबके सामने डिगे मारते हुए ये कहता है कि उसने यूजिरो को मजबूर किया था कि वो इस कोयले को डस्ट में बदल दे। तभी अचानक यूजिरो वहाँ आके सब सुन लेता है। ओबामा के पसीने छूटने लगते हैं। यूजिरो कोयले के जार को डस्ट बनाकर ओबामा के हाथ में क्रॉस बना देता है और उसे वापस से अपनी ली गई शपथ को दोहराने के लिए कहता है। ओबामा डरते हुए ऐसा ही करता है। यूजिरो वहाँ सभी मिनिस्टर को डराते हुए ये कहता है कि वो बाप बेटे के बीच के मसले में ना आए और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें भी पता है उनका क्या हाल होगा। इतना कहकर यूजिरो वहाँ से चला जाता है। अब एक मशहूर प्रमोटर राइजर रेत्सु से मिलने आया है। वो रेत्सु से गुजारिश करता है कि वो अपनी ताकत का एक छोटा सा नमूना दिखाए। रेत्सु पुराने ग्लव्स को पहनकर अपनी फोर्स से उसे फाड़ देता है। सारे बॉक्सर ये देख चौंक जाते हैं और काइजर इससे इम्प्रेस हो जाता है। काइजर उसे ऑफर देता है कि वो बहुत सारा पैसा कमा सकता है और उसे एक से बढ़कर एक वॉरियर मिलेंगे जो उसकी धज्जियां उड़ा देंगे। रेत्सु उसकी बात मान जाता है और अपने कोच को लेके यूएसए रवाना हो जाता है। बाकी अब एक इंटेंस वर्कआउट के बाद हाई प्रोटीन मील कुक करता है। अब खाने के बाद वो बड़बड़ाता है कि नमक थोड़ा ज्यादा है और पता चलता है बाकी अपने फादर को इमेजिन करके उनसे बात कर रहा है। बाकी ऐसे ही रोज अपने फादर को इमेजिन करता था कि जब वो आपस में मील शेयर करेंगे तो क्या बातें करेंगे। बाकी उनका शुक्रिया करता है कि उन्होंने उसके लिए इतना अच्छा खाना बनाया। तभी दोनों के बीच बहस चढ़ जाती है और यूजिरो गुस्से में टेबल को पलटा देता है। बाकी अब एक कॉकरोच के साथ ट्रेनिंग करता है क्योंकि उसकी अल्ट्रा स्पीड की शुरुआत हमेशा मैक्सिमम स्पीड से होती है। अब बाकी की बॉडी अब लिक्विड बनने लगती है और वो अपना नया मूव सीख लेता है। रेत्सु को यूएसए की चकाचौंध बिल्कुल नहीं पसंद आती क्योंकि यहाँ हर एक चीज नकली है, जैसे नकली स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, नकली एलिफेंट टावर और नकली पिरामिड। काइजर बताता है यहाँ से पैसों की भाषा चलती है और यहाँ हर कोई दिखावे पे जीता है। अब वो उसे रिंग में ले जाता है जहाँ वो ये अनाउंस करता है कि उनकी बॉक्सिंग को चुनौती देने 4000 साल पुरानी मार्शल आर्ट्स का योद्धा सीकिंग रेत्सु आया है। इसके आगे कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन पीस आउट।